नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप और हमारे खास कार्यक्रम बहस गरम है में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का वो बयान जो उन्होंने गुजरात चुनाव प्रचार अभियान के दौरान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। ये गलती कांग्रेस हमेशा से करती आई है। जब भी खास मौके होते हैं कोई ना कोई बड़ा कांग्रेसी नेता पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसा कुछ बोल जाता है जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? इस सवाल पर बहस करने के लिए हम कुछ खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या था बयान, जरा वो भी देख लीजिए। को देख कर ओढ़ दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना। कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? और इस तरफ फिर जुबान फिसल गई। जी हां, ये कांग्रेस के साथ साथ बार बार होता है। किसी भी अहम चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के किसी बड़े नेता का ऐसा बयान आ जाता है जिसका फायदा बीजेपी को मिल जाता है। और इस बार गुजरात चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ ऐसा बोल गए हैं जिसका खामियाजा कांग्रेस को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से कर दी। मोदी को देख कर ओढ़ दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कारपोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? खड़गे का ये बयान आना था कि बीजेपी ने इसे तुरंत लपक लिया और आनन फानन में खड़गे पर पलटवार कर दिया। इसे न केवल पीएम नरेंद्र मोदी बल्कि गुजरातियों का भी अपमान बता डाला। उम्र के 80 बसंत पूरे हुए और राहुल का असर शुरू हुआ। आपने तो रावण के ही 100 सिर बना दिए, दशानन को स्वशासन बना दिया आपने, जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। अ लीडर हु इज कंसिडर्ड एज अ ग्लोबल लीडर टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। ये पहला मौका नहीं है जब अहम वक्त पर कांग्रेस के नेता अपने मुंह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए विवादित बयान दे रहे हों। ऐसे विवादित बयानों का लंबा सिलसिला है। 2007 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान ही उस समय की कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी को मौत का सौदागर कहा था। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान मणिशंकर अय्यर ने नरेंद्र मोदी को चाय वाला कहकर मजाक उड़ाया था। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान में मणिशंकर अय्यर ने पीएम नरेंद्र मोदी को नीच इंसान कहा। इन सभी बयानों का कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। क्या इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है? यह 8 दिसंबर के नतीजों के दिन ही पता लग पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो इस सियासी बहस में हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़ रहे हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा दें। धैर्यवर्धन शर्मा साहब बीजेपी नेता हैं, प्रखर वक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका। जितेंद्र मिश्रा साहब हमेशा से बतौर कांग्रेस प्रवक्ता कांग्रेस की बात मजबूती से रखते आए हैं। मनोज सैनी जी एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं बंसल न्यूज के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं मनोज जी, सबसे पहले आपका रुख कर लेता हूँ। कांग्रेस नेता हमेशा से गुजरात का इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पहुँचते हैं और कई बार इस तरह के बयान दे डालते हैं जिसका सीधा नहीं उल्टा असर हो जाता है। वो पूरा मसला जो है, या ये कहें कि वो गले की फांस बन जाता है। आप गुजरात में खड़े हैं, आप गुजरात के अंदर अगर मोदी को कुछ कहेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे आपकी छवि नेगेटिव होगी। देखिए विजय, हमने देखा कि अभी जितना भी गुजरात का जो भी इलेक्शन हुआ उस प्रचार के दौरान जो चीजें देखने को मिली थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मंच पर आए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ये देखने को नहीं मिला कहीं भी कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा हो। उन्होंने आप यानी केजरीवाल को लेकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया, यानी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया।
इसी तरह आप देखिए राहुल गांधी को लेकर बहुत ज्यादा ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन जैसे ही मौका कांग्रेस को मिलता है तो कांग्रेस वही गलती कर बैठती जो बार बार किया करती, जिसका जिक्र आपने भी किया, हमारी खबर के जरिए भी हमने वही दिखाया। मौत का सौदागर जब कहा गया उसके बाद स्थितियां पूरी पलट गई थी गुजरात की, और स्थितियां उससे पहले कुछ और सामने आ रही थी, और ये कहा जा रहा था कि आखिर क्या इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक शब्द सोनिया गांधी का मौत का सौदागर इतना भारी पड़ा कि वहां जोरदार बहुमत के साथ कांग्रेस बीजेपी की वापसी हुई। फिर इसी तरह दूसरा फिर मणिशंकर अय्यर का बयान आया, उन्होंने चाय वाला कह दिया, लेकिन उन्होंने चाय वाला यानी आम जनता से मोदी ने अपने आप को जोड़ दिया, और फिर वही चुनाव के ठीक पहले एक बार फिर यही गलती कर बैठे हैं। और रावण कहना, और वो भी ऐसे समय जहाँ हिंदुत्व की बात चल रही है, राम की बात चल रही है। थोड़ी देर पहले मैं राहुल गांधी की सभा को अभी अटेंड कर रहा था, तो राहुल गांधी भी पूरी तरह हिंदुत्व में थे। उन्होंने राम की बात की, हर मजदूर को तपस्या से जोड़ा, और ये कहा कि एक एक मजदूर तपस्वी है, किसान तपस्वी है। तो मकसद क्या था कि हिंदुत्व से जोड़ना और हिंदुत्व की बात करते करते जनता से सीधा संबंध बना लेना। लेकिन यही गलती शायद खड़गे साहब कर बैठे, और उन्होंने मोदी को रावण कहकर निश्चित रूप से मौका दे दिया। अब चुनाव 8 तारीख को होना है, और उससे पहले जिस तरह के बयान सामने आए हैं, हमें लगता है ये बहुत नुकसान पहुंचा सकता है कांग्रेस को, और बयानों के मायने अपने तरीके से निकाले जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत माहिर है, जरा सी चूक जरा सी गलती का पूरा फायदा उठाती है। मुझे जी, मैं धैर्यवर्धन शर्मा साहब आपसे पूछना चाहता हूं, मैं रिएक्शन लूंगा जितेंद्र मिश्रा जी आपसे, क्योंकि बाकी हमारे साथी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात कर लेंगे। तो धैर्यवर्धन जी, आपको लग रहा है कि इस तरह का रिएक्शन बार बार जो कांग्रेस देती है, या इस तरह के बयान देती है, या इस तरह के बयानों से कोशिश करती है कि वहाँ कांग्रेस की कोई एक बोल्ड छवि आ जाएगी, आपको लगता है कि ये बोल्ड छवि जाएगी या फिर ये आपके पक्ष में चला जाएगा? बेटा पटेल साहब, मैं क्या कहूँ, ऐसे लोगों के लिए तो दास जी कह गए कि जाको प्रभु दारुण दुख देगी ताकि मति पहले ही हर लेगी। ये मति हर लेना है, ये बुद्धिहीनता है, ये इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? आप मुझे बताइए। देश के महानायक को, आप देश के प्रधानमंत्री को आप इतना बदतमीजीपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो भी कोई कांग्रेस का आम नेता नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसा व्यक्ति जिसको वर्षों का संसदीय अनुभव है, जो इतना बड़ा नेता है, अनेकों वर्षों से वो संसदीय परंपराओं का पालन कर रहे हैं, उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कम से कम उनको तो तोल मोल कर बोलना चाहिए, उनकी तो भाषा मर्यादित होनी चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या सिखाना चाहते हैं? ये बदतमीजी, ये बेहयापन, ये बेहूदीपन, ये कांग्रेस के संस्कार परिलक्षित हो रहे हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष की जुबान से। और ये केवल गुजरात की बात नहीं है, गुजरात का अपमान नहीं है, ये उस हर वोटर का अपमान है जिसने देश के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जी को चुनने के लिए वोट किया है, और इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब जब इन्होंने बदतमीजी की है, जब जब इन्होंने मोदी जी के खिलाफ अनर्गल भाषा का प्रयोग किया, तब तक करारा टमाटर जनता ने कांग्रेस के गाल पर मारा है। ये गुजरात के चुनाव में भी इसकी परिणति देखने को मिलेगी, और आगामी लोकसभा चुनाव में भी मिलेगी। अरे कम से कम बड़े लोगों को संस्कारित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ये बौखलाहट है, और मालूम बौखलाहट क्यों है? उसके पीछे 2 कारण हैं। क्योंकि गुजरात में इनकी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। राहुल गांधी जी पूरे देश में जन जागरण कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में करंट पैदा करने का, करंट प्रवाहित करने का प्रयास कर रहे हैं, पर गुजरात से दूरी बनाए हुए जहां पर चुनाव है, ऐसा कोई सेनापति कभी युद्ध जिता सकता है कि वहां पर मोर्चे पर उम्मीदवार देते हैं? राहुल गांधी जी को सनम बेवफा कह रहे हैं। जी, जितेंद्र मिश्रा जी, क्या ये बयान जिस तरह से आया है, इस बयान पर कांग्रेस अपनी तरफ से कोई रिएक्शन दे रही है, या बचाव कर रही है, या फिर उस बयान के साथ खड़ी है? देखिए विजय जी, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बौखलाहट कहाँ है ये आपको दृश्य हो रहा होगा, बौखलाहट कहाँ है ये आपकी समझ में आ रहा होगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है, निश्चित तौर पर उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ये विकास पे बात नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा ये गुजरात के मॉडल को पेश नहीं कर पा रहे हैं पूरे देश में, जिस तरीके से इन्होंने फैलाया था कि गुजरात मॉडल। अब इनके पास विकास को लेकर के कोई जवाब नहीं है। बेरोजगारी का हालत यह है, देश में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की हर वर्ष बात की थी, 16 करोड़ लोग तो आज भी रोजगार की तलाश में खड़े हैं। आप ये बताइए कि मुरलीधर राव भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार व्यक्ति है कि नहीं है? उन्होंने कहा अपने लोगों को कि विभीषण है,
अगर आप अपने लोगों को विभीषण कहते हैं तो भाई रावण कह दिया तो इसमें बहुत तकलीफ हो गई। अरे आपको तो बड़े सहज स्वीकार करना चाहिए, जब आप एक भाई को विभीषण कहते हैं तो दूसरा भाई तो रावण होता ही होता है, इसमें क्या आपत्ति हो गई? आप अपने को विभीषण तो स्वीकार कर रहे हैं मुरलीधर राव के कथनानुसार, लेकिन रावण स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, मेरा सवाल है कि किस तरीके से आपने कहा था कि पर क्या कांग्रेस एक प्रधानमंत्री के लिए चुनाव के समय जितेंद्र मिश्रा साहब, जिस पर आप हमेशा से बयानबाजी करते हैं, वहां बयानबाजी उल्टी पड़ जाती है, शब्दों का चयन क्या ठीक था या फिर उन्हें कोई कांग्रेस कैसे बचाव करेगी? विजय जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूं, मुरलीधर राव से तो सवाल करे ही है, जिसने विभीषण कहा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उससे सवाल नहीं करते, कांग्रेस से सवाल करते। मेरा ये सवाल है, क्या जर्सी गाय कहना कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को सही था? क्या राहुल गांधी जी को हाइब्रिड बछड़ा कहना सही था? क्या प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत कहना सही था? क्या उनको यह कहना सही था कि बरसाती पहन के नहाते हैं? क्या राहुल गांधी का चेहरा सद्दाम हुसैन से मिलता है? जब कोई माफी की बात नहीं होती है। आज चूंकि मुरलीधर राव ने कहा कि विभीषण हमारे भाई है, तो जब विभीषण आपका भाई हो सकता है तो रावण के कहने में क्या आपत्ति है? मेरा ये कहना है, 1000 बार कांग्रेस के नेताओं को बेइज्जत करने का प्रयास प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे, जब प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसे आरोप लगाए, ये शर्म की बात है। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ, अरे कांग्रेस का हाथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ नजर आ रहा है। आज राहुल गांधी को आपने सुना होगा, वो प्रधानमंत्री को लेकर बहुत ज्यादा अनर्गल बातें नहीं करते, बेकार के बयानबाजी नहीं करते, वो साफ तौर पर जो बात कहनी होती है वो बात कहकर चले जाते हैं। आपको नहीं लगता कि वहाँ बार बार वहीं चोट करने से? मैं ज़रा इस पे मनोज जी का रिएक्शन लूँगा। मनोज जी, पूरे अलग अलग जगह जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सभा होती है, आप भी पहुँच रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा बचते हैं सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करने से, क्योंकि जो टीम है, जो कोर टीम है, वो ये कहती है आप सीधे वहाँ हमला मत कीजिए, आप अपनी बात रखिए, आप किसानों की बात रखिए, आप बाकी चीज़ों पर, बाकी मुद्दों पर बात करिए, वहाँ सीधा हमला करेंगे, ये हमेशा से हमारे ऊपर उल्टा पड़ा है, ज़रा इससे बच के रहिए। देखिए विजय, भाषाई मर्यादा तो सभी ने लांघी है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस। कई तरह के बयान दी, जितेंद्र जी कुछ बयानों की चर्चा कर रहे हैं तो ठीक है, ये बात करना उचित है, लेकिन सवाल ये है कि समय की बड़ी नजाकत होती है चुनाव के दौर में, या आप किस समय पर क्या बोल रहे हैं। यदि किसी कांग्रेस नेता के लिए बीजेपी ने कुछ कहा तो समय को देखिए, ये समय अलग है। आप 2 बार गलती कर चुके हैं ना गुजरात में, एक बार मौत का सौदागर कहा, दूसरी बार चाय बेचने वाला कहा, तीसरी बार फिर आपने रावण कह दिया। तो आप समय को समझिए, समय को यदि नहीं पकड़ पाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। बयानबाजी तो बहुत होती है, मुरलीधर राव ने विभीषण कहा तो इस बात को हम मान रहे हैं कि उन्होंने कहा, लेकिन उनका कहने का समय ठीक नहीं था। 2023 में चुनाव होना, तो क्या 23 तक ये बयान चल पाएगा, या कांग्रेस इसको चला पाएगी, या लोग सुन पाएंगे? लेकिन जिस मंच से आप चुनावी बात कर रहे हैं, उस मंच से ऐसे दौर में जब 3-4 दिन बाद चुनाव होना है, तो हमें लगता है समय का बड़ा खेल होता है। जहां तक आपने कहा राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को देखिए आप बहुत अलग तरह से, आज भी जब वो बोल रहे थे तो उन्होंने मोदी पर निशाना साधा, वही निशाना साधा कि 4-5 लोग हैं जिनकी वो पूजा करते, लेकिन वो तपस्वी, वो किसान, वो मजदूर, वो विद्यार्थी, जो सबसे बड़ा तपस्वी है, जो पढ़कर अपनी शिक्षा के वहां तक पहुंचता है लेकिन उसको रोजगार नहीं मिलते हैं, वो तपस्वी जो किसान अनाज लगाता है लेकिन अपनी तपस्या करता पर अनाज का उससे भरपूर लाभ नहीं मिलता, उसका लाभ बड़े नेताओं को मिल जाता है या बड़े जो बिजनेसमैन है उनको मिल जाता है। तो इस तरह से मोदी पर उन्होंने हमला किया। लेकिन आप ऐसे शब्द, जहां राम और रावण की बात इस दौर में चल रही है, एक तरफ खुद भारतीय जनता पार्टी राम की बात करती है और उसी के नेता को आप रावण कहेंगे, तो मुझे लगता है समय को समझना पड़ेगा थोड़ा सा कांग्रेस को। बयानबाजी कांग्रेस की तरफ से भी होती है और बीजेपी की तरफ से। धैर्यवर्धन शर्मा साहब, आपके लिए ये बात प्लस में है या माइनस में है? क्योंकि चलिए, आप उन्होंने कह दिया कि प्रधानमंत्री के खिलाफ ये बयान दिया, तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई और संबित पात्रा ने भी अपनी बात रख दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सेल्फ गोल हमेशा होता है, इससे आपको फायदा होता है क्या? आप इन चीजों को भुनाने की कोशिश करते हैं क्या? जी, मेरी तरफ से एक सवाल और पूछ लीजिए कि मुरलीधर राव का बयान के बारे में क्या कहना है इनका, वो भी जवाब दे दीजिएगा धैर्यवर्धन जी। विजय पंड्या साहब जी, एक शब्द अक्सर सुनने में आता है, गुजरात गर्वी, गुजरात गर्वी। इसका अर्थ है गुजरात के लोग अपनी परंपराओं पर, अपने लोक नायकों पर, अपने महापुरुषों पर, अपने नेतृत्वकर्ताओं पर, अपनी रीति रिवाजों, परंपरा पर, संस्कृति पर, भाषा बोली पर, इन सब पर बड़ा
गर्व का अनुभव करते हैं, उनको बड़ा गौरव का भाव रहता है। तो मुझे लग रहा है कि इस समय इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। मैं बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हो सकता है हमारे मित्र जो बड़े संभल कर बोलते हैं उनको हो सकता है ये मेरे शब्द चुभ रहे हों, पर मैं कह रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति क्या चुनाव में जाकर के, गुजरात चुनाव में गुजरात की जनता के बीच में जाकर के इस तरह की भाषा बोलेगा कि आपकी कोख से रावण पैदा हुआ है, आपके जनबल से, आपके जन समर्थन से दशानन पैदा हुआ है, ये कैसी बातें कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ जो पुरातन ग्रंथों में एक पात्र होता था जो किसी के सिर पर हाथ रख देता था तो भस्म हो जाता था, भस्मासुर नामक देते था। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस के अध्यक्ष ने तो आज भस्मासुर का रोल अदा किया है। किसी और को चुनाव में ध्वस्त करना चाहिए और उन्होंने वो हाथ अपने सर पर रख लिया। अब मुझे बताइए कैसा अजीब काम किया इन्होंने। मैं क्या कहूंगा, ये तो गुजरात के एक व्यक्ति इस समय कितना नाराज हो रहा होगा। एक सवाल और पूछा था उन्होंने, अपनी तरफ से एक सवाल और पूछा था उन्होंने, विभीषण वाले बयान को लेकर भी आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। विजय पंड्या जी, आप मुझे लग रहा है तलखी हमारे बीच जो पैदा हो गई है आज की डिबेट में, उसको हल्का करना चाह रहे हैं, इसलिए आपने विषय रिपीट किया है जी। देखिए उस पर बहुत सारी चर्चा हो गई है, मनोज जी मुस्कुरा रहे हैं तो नए सिरे से मुझे कुछ नहीं कहना, पर जितेंद्र मिश्रा जी को मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पहले वो जहां थे, रावण का कुल तो वो माना जाता है जहां पर वो थे, वो छोड़ कर के आगे वो तो राम का कुल है जी। नहीं, इसका जवाब आपको देना होगा। नहीं, वो मिश्रा लगाते हैं, ब्राह्मण हैं, वेद पुराण पढ़ते ही होंगे। मिश्रा साहब, रावण और विभीषण में कुछ तो अंतर आप करेंगे। देखिए मैं यही उम्मीद कर रहा था कि धैर्यवर्धन शर्मा जी इसी तरीके से गोलमोल जवाब देंगे। मुरलीधर राव का जवाब धैर्यवर्धन शर्मा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के पास नहीं। एक बात बताइए आप, देखिए आप विजय जी, जब नगर पालिका का चुनाव होता है और जब वोटर कहता है कि हमारी नाली साफ नहीं हुई, सड़कें नहीं बनी, पानी और बिजली की व्यवस्था, तो आप कहते हैं मोदी का चेहरा देख के वोट दो। या आप ये बताइए, विधानसभा में जब पूछता है कि विकास का क्या हुआ, तो आप कहते हैं पाकिस्तान तो डरा बैठा है, चाइना तो डरा बैठा है, तुम यहां विकास की बात कर रहे हो। इस तरीके से मोदी के चेहरे को लगातार पेश किया जाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर से बात निकल के आई। आप ये बताइए, दो उद्योगपतियों के लिए आपने नजाकत को तो समझना पड़ेगा, समय पर गलती ऐसी क्यों कर बैठते हैं? इस देश की संपत्ति को बेच दिया आपने। देखिए मेरा ये कहना है, सवाल इस बात का उठता है कि अगर हम सवाल पूछते हैं, मनोज जी एक सवाल दोहरा रहे हैं, वो ये पूछ रहे हैं कि इस समय पर ये बयानबाजी आपके लिए घातक ना हो जाए। देखिए बिल्कुल ये टाइमिंग गलत है। आपको बता रहा हूं, देखिए आज इस बयान से बड़ी समस्या यह है कि गुजरात में जवाब देने के लिए मोदी जी के पास कुछ नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरह की बात करी। और उस पर भी आश्चर्य मुझे धैर्यवर्धन शर्मा जी का हो रहा है, जो कह रहे हैं गुजरात के लोग गर्वी गुजरात नहीं, मध्य प्रदेश का प्रत्येक बाशिंदा मध्य प्रदेश में पैदा होने पे गर्व करता है। हर प्रदेश का सरकार है, व्यक्ति अपने छत्तीसगढ़ की प्रदेश पे संस्कृति की गर्व बात करता करते है। हैं, छत्तीसगढ़ की आप बात करते हैं तो सारी करता है। चीजों में भूपेश बघेल जी को आगे रखते हैं ना। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश वहाँ आप आगे रखते हैं ना, भूपेश बघेल जी को आगे रखते हैं ना, तो फिर इसमें क्या हर्ज है? एक पार्टी अपने नेता को आगे लेके चल रही है। मध्य प्रदेश में पैदा होने पर भी गर्व की अनुभूति होना चाहिए, मुझे ये लगता है। अगर आपको गर्व नहीं कुछ कह रहे हैं, धैर्यवर्धन जी को सुन निश्चित लेते हैं। तौर पर मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं विचारणीय रूप से संपन्न नहीं है। अगर आप अपने प्रदेश पे जितेंद्र जी आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, जो सवाल आपने धैर्यवर्धन जी से किया, मैं आपसे हाँ या ना में जवाब लूंगा। आपको अगर किसी का साथ या किसी में तुलनात्मक अध्ययन करने की जरूरत पड़े तो आप किसे सही मानेंगे, विभीषण को या रावण को? नहीं, देखिए मेरा ये कहना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं व्याकरण को समझती हो, उपमा उपमेय उपमान को समझती होगी, तो समझ जाएगी कि क्या तुलना की गई। रावण और कुल और वंश की बात नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी कौवा कान ले गया बता रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री, आज ये बताइए, मैं ये कहता हूँ प्रधानमंत्री 10 मुखी व्यक्ति है, क्योंकि जिस तरीके से बेईमानी कर रहे देश की जनता के साथ, जिस तरीके से धैर्यवर्धन जी कुछ कह रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। आपकी बात का जवाब दीजिए जी। विजय पंड्या जी की गुगली तो बोल्ड हो गई जितेंद्र मिश्रा जी, नहीं जवाब दे नहीं पाए। धैर्यवर्धन जी मैं हर जवाब देने के लिए बैठा हूँ। जितेंद्र जी मेरा नहीं, मैं आपने 2-3 बातों को लिख किया, मेरी ड्यूटी बनती है उनका जवाब दो। सबसे पहले आपने बोला कि हम छोटे चुनाव से लेकर बड़े चुनाव तक कहते हैं मोदी जी का चेहरा देखो, आपको किसी ने रोका है?
आप राहुल गांधी जी के चेहरा दिखाने की बात करिए ना। नहीं और सवाल इस नहीं कोई देखिए, जो आप कहेंगे वो हम कहेंगे क्या? आप गलत करेंगे तो हम गलत करेंगे क्या? हम उस विकास, देखिए अगर स्थानीय नहीं धैर्यवर्धन जी नहीं, हम क्यों कहें किसी नहीं के सर, चेहरे की बात? लेकिन जितेंद्र हम मिश्रा अपना साहब जब विकास टिकट फाइनल दिखाते हैं। करने होते हैं तब तो दिल्ली दौड़ लग जाती है। तब तो एक ही नेता है हमारा, उसी नेता के झंडे के नीचे हम सब खड़े हैं। कौन नेता है भाई नेता जब टिकट की बात होती है, जब कोई चीज की बात होती है तो एक ही नेता कहलाता है, हमारे नेता राहुल गांधी जी। तो उनका चेहरा दिखाने में क्या अर्ज है, ये पूछ रहे हैं धैर्यवर्धन जी। मेरा ये कहना है कि आज सरकार में आप हो कि नहीं हो, 8 साल का विकास का सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? राहुल गांधी अपनी जगह पूछ रहे, मैं अपनी जगह पूछ रहा हूं और आप अपनी जगह सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज अगर विकास के बजाय आप कहने लगो रावण कह दिया, विभीषण कह दिया, ये चीज हमने तो तो फिर नहीं क्या ये बताई माना थी जाए आपको। जितेंद्र मिश्रा साहब आप उसका समर्थन करते हैं उस बयान का? आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन करते हैं इस बात का? निश्चित तौर पर जिस संदर्भ में बात की गई वो संदर्भ ये था कि चलिए, जब मैं देखो धैर्यवर्धन जी से बात करें। देखो जब प्रधानमंत्री का रुकिए। चेहरा सामने लाते, नाली साफ करना है तो जितेंद्र मोदी जी- साहब करेंगे जितेंद्र क्या? जी वो जवाब दे रहे हैं, अरे स्थानीय धैर्यवर्धन जी। व्यक्ति से सवाल जितेंद्र जी- पूछा जाए, अगर विधानसभा में जितेंद्र विकास जी नहीं वो हुआ, जवाब दे रहे हैं, जरा सुन प्रदेश लेते की हैं उनको। सरकार से सवाल होगा। धैर्यवर्धन जी आप बोलिए। जितेंद्र मिश्रा साहब अन्याय मत करो, मैं केवल इतना से कह रहा हूँ नहीं मैं कि आपने धैर्यवर्धन अपने- जी, मैं बहुत ही विनम्र आदमी हूँ, मैं बहुत ही आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन गलत बयानी करेंगे इस तरीके से आपको लंबा सफर राजनीति का तय करना है। नहीं तो सर ये मत कहिए ना, आप दोनों एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम भी आप दोनों का सम्मान करते हैं सर। यहाँ किसी के अपमान की बात ही नहीं हो रही। फिर वही बहस शुरू होती है, वहां से बहस गर्म यहाँ से होती है कि यहाँ मुद्दा जो है वो शब्द थे, वो टाइमिंग था, जैसा कि मनोज जी ने 2 बार उस पर बात की। धैर्यवर्धन जी आप अपना जवाब रखिए। मैं करवद्ध प्रार्थना के साथ कह रहा हूँ कि आपने अपने लीडर की स्वीकार्यता है, ग्राह्यता है, ब्रांड वैल्यू है। हमको लगता है कि मोदी जी के नाम से सर जाते हैं तो हम उपयोग कर रहे हैं, एचके की चोट कर रहे हैं। आप करिए ना, आपके पास कौन देता है? आप नाम क्यों नहीं लेते? हम तो माला जपते साहब, हम तो उनका ताबीज पहन कर ही आगे बढ़ रहे हैं। आप अरे करिए तो ना, सवाल किसी कौन, को कम से कम आप उनके कार्यकर्ता पूरी हैं, बात करिए। आप ही उनसे सवाल पूछ पूरी लीजिए बात। कि देशभक्ति की बात पूरी बात करते हो, जिन्ना की मजार पे पूरी चले बात। जाते उनकी बात सुन हो। लीजिए जितेंद्र जी। पूरी बात मुझे पूरी बात करेंगे। दूसरा, आपने मुझे बुझाने की कोशिश की कि मैं गुजरात गर्वी की बात कर रहा हूँ, मतलब मध्य प्रदेश के लोगों को गर्व नहीं है। हर राज्य के लोग अपनी संस्कृति पर, अपने कल्चर पर, अपनी बोली पर गर्व करते हैं। निश्चित हमारे राज्य में मैं और विविधता है। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने स्वीकार किया। अरे आप बात सुनिए ना, पर चूंकि घटनाक्रम गुजरात का है, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुजरात की धरती पर यह बोला है, चुनाव गुजरात में है, चुनाव के संदर्भ में वह आम सभा थी, इसलिए गर्वी गुजरात का उल्लेख किया है। आप समझिए ना, घटनाक्रम जाकर अगर हल्दी घाटी में थोड़ा तो चर्चा तो हल्दी घाटी की होगी ना। चलिए मुझे लग रहा है लक्ष्मी बाई कि की डिबेट समाधि कहीं पर और जा रही ग्वालियर है। में मुद्दा ये था कि फूल ये चढ़ाने टाइमिंग चले पर ये जाते हैं बयान, आप। मनोज जी एक आपका लास्ट रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर। जी जी, बस मुझे लगता है जो जवाब हम चाह रहे थे वो मिला ही नहीं है। लेकिन ये सच है कि राजनीति में समय का बड़ा खेल होता है। अब समय की नजाकत को जनता किस तरह से समझ रही, क्या वो रावण के बयान को जनता ये समझेगी कि मोदी है, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि एक अलग तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ की जनता गुजरात की खासकर देखती रही और हिंदुत्व की बात सबसे ज्यादा कहीं से शुरू हुई है। आप देखिए अभी भी आतंकवाद जैसे मुद्दों पर फिर से एक बार अमित शाह और मोदी नजर आए, और ऐसे दौर में ये बयान कहना अब किसको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि इस बार गुजरात के चुनाव में बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, आप पार्टी भी। चलिए आप पार्टी भी वहाँ हैं और सवाल ये भी उठता है, बहस इस पर भी गर्म थी कि आखिर एक नेता जो गुजरात से उठता है, गुजरात में मुख्यमंत्री रहता है, गुजरात में मुख्यमंत्री रहने के बाद सदन में भी पहुंचता है, सदन में शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचता है और प्रधानमंत्री के पद पर है, और कई बार उन पर बयानबाजी करने का उल्टा असर उसी पार्टी पर होता है। तो क्या ये एक रिस्क ली है कांग्रेस ने? इस रिस्क में कितना असर है, या इस रिस्क का कोई बुरा असर होता है या अच्छा असर होता है, उसके लिए 8 तारीख का इंतज़ार ज़रूर करना होगा, क्योंकि फ़िलहाल जब तक मतदान नहीं होता तब तक आप किसी भी बयान का कितना असर हुआ है ये भी ज़रा देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। नमस्कार।